So we are talking about the theory of ionization. Theory of ionization की बात करते हैं. Who given this theory? By Arrhenius. किसने दी थी? Arrhenius ने ये theory दी थी. अब क्या कहता है इस theory में? तो देखते हैं one by one. सिर्फ सबसे पहले तो जो Arrhenius theory है ना आयनाइजेशन की, इसका नाम ही क्या है? आयनाइजेशन. ये आयनाइजेशन को डिफाइन करता है सबसे ज्यादा कि एक आयनाइजेशन होता क्या है, उस पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर उस पे लाइक अफेक्ट करते हैं. और आयनाइजेशन जिसमें होता है उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस में लाइक क्या चीजें होती हैं वो सारा कुछ जो है आरएनएस अपनी थ्योरी में बताता है. कन्वर्ट हो रहा. आयन दो किस्म के होते हैं, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन. केटाइन इज समथिंग लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज. केटाइन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एनाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो सिंपल एंड शॉर्ट एटम का आयन में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कहते हैं. अब ये आयनाइजेशन आपका कहाँ पर हमें जो है नजर आता है? ये आयनाइजेशन हमें नजर आता है when we pass the electricity through the solutions. मुख्तलिफ सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब आपके एटम आयन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वहां पर आयन जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के पास जाते हैं और अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं. इन शॉर्ट हम ये प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं जहां पर हमने माइकल फैराडे रिएक्शन पढ़ा था. तो वही चीज है, वही सेम है. इलेक्ट्रोलाइसिस है. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले ये समझते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? What is electrolysis? तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कहते हैं कि इज अ प्रोसेस ऑफ passage of electric current, process of passage of electric current का passage from the aqueous or molten form of different electrolytes of different electrolytes. मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस या मोल्टन फॉर्म से करंट का पास होना. अब एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हम एक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? उसकी एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस या मोल्टन फॉर्म से करंट को अलाउ करता है कि वो पास हो जाए. क्यों अलाउ करता है? क्योंकि इसके पास करंट कैरिंग पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो कॉल्ड द आयंस. आपके आयंस मौजूद होते हैं. अब दिस आयंस वर्क एज अ करंट कैरिंग पार्टिकल और दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम. तो इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? इज अ सब्सटेंस which passes which allows electric current to pass from its which allows the electric current to pass through them in their aqueous or molten form. In their aqueous या molten form. aqueous या molten form में. अच्छा, तुम लोग क्विकली मुझे बता सकती हो कि एक्वस और मोल्टन में क्या फर्क होता है? जल्दी से. मैं पहले पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूँ. सर मोल्टन वो ना जो मतलब पानी की फॉर्म में से करंट पास करवाते हैं. एक्वस और मोल्टन फॉर्म कहते हैं किसको है? ये बता दो सबकी. एक्वस में आई गेस सॉल्यूशन. So I was talking about the electrolysis and electrolyte. तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका बेसिकली क्या प्रोसेस होता है? आपका आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है. तो अगर हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करता है,
लेकिन क्या सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट बराबर तरीके से कंडक्ट करते? या मतलब मैं ऐसा कहूँ कि सारों में से करंट तो पास होता है, सब में से एक जितना करंट होता है, तो क्या इट वुड बी राइट? क्या ये सही होगा ऐसा कहना? नो, नॉट एट ऑल। सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट एक जितना करंट पास नहीं करते। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है उन पे इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करते हैं, या आप ऐसा कहें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट, कि उनका जो कंडक्शन है वो जो है वो लाइक कम या ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट फैक्टर इज इट्स कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन वो जितना ज्यादा होता है उतना ही कंडक्शन कम होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्शन। जो कंडक्शन होगा ना, कंडक्शन मतलब समझते हो आप लोग कि कंडक्शन इज व्हाट? कंडक्शन मतलब कि बिजली का पास होना। तो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो पास होना है ना, वो कंसंट्रेशन पे इनवर्सली रिलेट करता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना कंडक्शन कम होगा। इन अदर वर्ड, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा आपका सॉल्यूशन, उतना ज्यादा वो गाढ़ा होगा। और आप समझते हैं जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा जब होता है तो उसमें पार्टिकल हैवी होते हैं, और पार्टिकल्स में मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। टेक द एग्जांपल ऑफ हनी। अब हनी की मूवमेंट बहुत ही स्लो है ना, वाटर की मूवमेंट थोड़ी फास्टर है। क्यों? क्योंकि हनी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है। तो इसलिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, उसमें मूवमेंट कम होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब करंट ज्यादा फ्लो नहीं करेगा तो हम कहेंगे ना कि कंडक्शन भी हमारा ज्यादा नहीं हो रहा है, तो मतलब लो कंडक्शन हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से आपका कंडक्शन क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो एक इलेक्ट्रोलाइट आपका जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उतना ही उसमें आपका कंडक्शन कम होगा। तो वी विल से कि लेस कंडक्शन, कंडक्शन आपका बहुत ही कम होगा। और जितना आपका सॉल्यूशन आपका लेस कंसंट्रेटेड, अब लेस कंसंट्रेटेड या मतलब उसको हम इंग्लिश में ये भी कहते हैं कि अपने केमिस्ट्री की जबान में हम डाइल्यूटेड भी कहते हैं। तो जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा ना सॉल्यूशन, जितना ज्यादा डाइल्यूटेड होगा उतना ही कंडक्शन ज्यादा होगा, उतना ही कंडक्शन, मोर कंडक्शन, कंडक्शन आपका ज्यादा होगा। इतना ही कंडक्शन आपका क्या होगा? वो ज्यादा होगा। तो ये चीज है कि कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके आगे जो है वो सवांते डी अगस्ट आरेनियस, इसका पूरा नाम है आरेनियस का, सवांते डी अगस्ट आरेनियस। तो ये सवांते वाला जो है क्या कहता है, ये सारा कुछ जो है हमारा अगले लेक्चर में होगा। लेकिन अभी के लिए अभी 10 मिनट है, तो इसको थोड़ा और लाइक एक्सटेंड करते हैं। सिंस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपके जो है क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें आपके जो चीजें होती है वो अपोजिटली आयंस होते हैं। एक कैटाइन होता है और एनाइन होता है। अब वो दोनों जो है आपके जब आप एक्वस फॉर्म में लेकर आते हो, तो कंपाउंड जब डिसॉल्व होता है तो उसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, आयंस मूव कर रहे हैं। जब आप करंट उसमें से पास करते हो तो होता क्या है कि करंट एक मसीहा बनकर आता है। मसीहा समझते हो ना? जब हम लोग किसी दर्द में तकलीफ में होते हैं तो एक कोई ऐसा बंदा होता है जो हमारी दर्द या तकलीफ दूर करता है, तो उसको हम मसीहा कहते हैं ना, लाइक जिसने हमारी हेल्प की। हम कहते हैं कि तुम तो एक मसीहा बनकर आए मेरी लाइफ में। तो इस तरीके से जो वो जो आयंस है ना, अब आयंस भटक रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में, हेयर एंड देयर दे आर मूविंग। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयंस आर लेस स्टेबल, एक एटम ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका रीजन भी तुम लोगों को पता है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब एक आयंस कम स्टेबल होने की वजह से ना, ये एक कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर चार्ज हो। दे विल ऑलवेज टेंड टू न्यूट्रलाइज देमसेल्फ, एंड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देमसेल्फ दे विल ट्राई कि ये कहीं से अपना चार्ज बैलेंस कर दे। नेगेटिव चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो लिया हुआ है ये मैं वापस कर दूं,
और पॉजिटिव चाहेगा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन मुझसे छीना गया है वो मुझे किसी तरह वापस मिल जाए। एंड इन डूइंग सो जब करंट यहाँ पर आएगा ना, करंट के दो इलेक्ट्रोड आएंगे, एक कैथोड और एक एनोड आएगा, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास वो पावर होता है कि वो न्यूट्रलाइज करेंगे चीजों को। तो होगा कुछ यूं कि प्लस वाले चले जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव वाले चले जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और वहां पर वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एंड एज अ होल आपका होगा क्या, आपका होगा कुछ यूं कि आपका वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज हो जाएगा जीरो। जो एटम होगा वो एटम की फॉर्म में होगा और जो गैस होगा वो गैस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगा उस साइड से। तो वी से कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा होता क्या है, हमारे जो आयंस है ना दे गेट न्यूट्रलाइज। बात मतलब आप लोग पढ़ोगे, आपको लाइक अगर आगे पढ़ोगे या पहले कभी पढ़ा हुआ है तो तुम लोगों को ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आयोनाइजेशन होता है। हाँ सही है, आयोनाइजेशन का जिक्र होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में ना आयोनाइजेशन खुद नहीं होता है। आयोनाइजेशन तो पहले होता है जब आप डिसोल्व करते हो उस कंपाउंड को, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका जो आयोनाइजेशन वाला प्रोसेस है ना वो क्विट होता है, आयंस जो है वो आपके दोबारा से न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तब कोई आयोनाइजेशन नहीं, डी आयोनाइजेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये चीज याद रखना। आप खुद देखें ना इलेक्ट्रोलाइसिस में हो क्या रहा है, करंट की वजह से आपके दोनों ये आयंस एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आयन आयन में थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है, या एटम आयन में नहीं हो रहा है, आपके आयन एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये करंट तब तक उस सॉल्यूशन से फ्लो करता रहेगा जब तक वो सारे के सारे आयंस आपके न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं हो जाते। एंड वंस जो सारे आयंस जो सॉल्यूशन में थे वो जब न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गए ना, तो उसके बाद आपका करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा ना इस चैप्टर में, इस थ्योरी के बाद वो टॉपिक होगा आपका, तब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, उसमें ये सारी चीजें दोबारा से क्लियर होंगी। बट टिल देन तुम लोग इतना ही समझो, और जो कल का हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर पे डिपेंड करती है लेकिन अमाउंट पे जो है वो, या नेचर पे डिपेंड नहीं करते, जो कि नंबर पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है लेकिन नेचर पे डिपेंड नहीं करती। टोटल 4 है, मैं चारों ही एक्सप्लेन करूंगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा आपका जो होता है वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और एक चौथा होता है शायद वो वेपर प्रेशर ही होता है तुम लोगों का। हाँ तो वो just to talk about the Arrhenius concept. So according to Arrhenius, the acid was a substance which only furnished the H plus ion. Okay, H plus ion देता हूँ अपने aqueous solution में। Acid is what which furnished, जो कि देता हो H plus ion. And if I talk about the base, तो base एक ऐसा substance है जो कि aqueous solution में आपको क्या देता हूँ, OH minus ion देता हूँ, which furnish OH minus. So according to him, जिसमें भी आपको नजर आ रहा है कि वो aqueous form में H plus दे रहा है, तो they all are acids. Let's take HCl है, HNO3 है, आपका H2SO4 है, तो ये इस तरीके से अगर आप देख लें, एसिटिक एसिड है, आपका हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl, so they all are considered as acids. आपका कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो they all are considered as acid because they all give the H plus when they get dissociated. जब ये dissociate होते हैं तो they give the H plus. Hence we say कि इनको जो है कुछ इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। खैर इन सबको हम एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू द आरएनए। So we are now talking about base. So base are something that give the OH minus ion. We say कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। So these all are considered as the gas.
ये सारे आपके बेस कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये सारे आपके जो है वो H+ देते हैं, या ये OH देते हैं, वो H+। अच्छा, एसिड अकॉर्डिंग टू आरएनएस एक एसिड जरूरी नहीं कि हमेशा H+ है, बल्कि वो भी जो कि ऑल्सो फर्निश H3O+ आयन, जो कि हाइड्रोनियम आयन बना है, वो भी आपका एसिड है। जो कि हाइड्रोजन आयन दे, वो भी आपका एसिड है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग जो है अगर हम लोग HCl को अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें पता है कि वो हमें क्या देता है, वो हमें H3O+ देता है और Cl- अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि H3O+ आपको देता है HCl, दिस HCl will become acid। ये HCl आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। क्यों? क्योंकि HCl ने अपना H+ इसको दिया। HCl ने सॉरी H+, H2 नहीं, H+। HCl ने अपना H+ वाटर को दिया और वाटर ने उसको लेकर एक्सेप्ट करके H3O+ बनाया। Hence we say कि it is something like कि ये एसिड का प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिसोसिएट कराते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है, Na+ देता है, और हाइड्रोक्साइड माइनस देता है, OH- आपको देता है। तो इस तरीके से जो आपको OH- देता है वो आपका बेस हो जाता है, और जो आपको H+ या जो हाइड्रोजन आयन बना है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है अपना क्या कहते हैं बेस। ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है ना कि वाटर इज समथिंग लाइक दिस, ये वाटर होता है। अपेक्षा मुझे बताओ कि वाटर में लोन पेयर कितने होते हैं। हेलो, नॉट हियरिंग। बॉस तुम बता दो, वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं। एक होता है। वाटर में एक लोन पेयर होता है। भाई हाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का होता है, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो चले गए सही है, यहाँ दो पर। होते हैं। हाँ हाँ, दो होते हैं। ये 2 होते हैं ना, 2 लोन पेयर, ये इस तरफ हाँ सही। 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर हैं। नाउ द थिंग इज दैट ये जो H+ है ना, ये H+ यहाँ HCl का, ये हाइड्रोजन, इसका जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर हाइड्रोजन का जो बैकेट ऑर्बिटल होता है ना, वहां पर ऐसे डोनेट होता है और इसको अपनी तरफ कर लेता है। तो वी से कि ये यहाँ पर H3O+ बनाता है, ये यहाँ पर H3O+ बनाता है। Apeksha, your voice is not coming. Like we are not hearing your voice. आवाज नहीं आ रहा आपका। So if you are listening to me, that surely mean कि आपका इंटरनेट का कोई है प्रॉब्लम, तो उसको सही कर लो, ठीक है। आई एम नॉट हेयरिंग योर वॉइस। आई वाज जस्ट सेइंग कि जो आपको H+ या H3O+ देता है, दैट आर नोन एज एसिड अकॉर्डिंग टू आरएनएस, और जो आपको OH- देता है, दैट इज नोन एज आपका जो है बेस, ठीक है, व्हिच फर्निश हाइड्रोक्साइड दैट आर नोन एज बेसिस अकॉर्डिंग टू आरएनएस। तो आरएनएस के हिसाब से कुछ ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट उसने दिए थे आरएनएस, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट आर द स्ट्रॉन्ग, दैट आर द वीक, और कुछ होते हैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉर्मल को छोड़ो, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट 2 किस्म के होते हैं, जो कि हाईली डिसोसिएट होते हैं, न्यूट्रल डिसोसिएट होते हैं। क्या ये थोड़ा आरएनएस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे चलकर तो वैसे भी ये आरएनएस पहले ही जाएगा कॉन्सेप्ट, अभी के लिए इतना समझ जाओ कि आरएनएस के हिसाब से एसिड और बेस कुछ यूं था। ओके, सही है। अब ध्यान से समझते जाओ कि ये पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। पॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को ना मैं थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, ताकि तुम लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वो कहती क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, ठीक है। अब कुछ यूं है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, let's take
electrolyte, so you will surely mean that electrolytes are something like हम उनको क्या कहते हैं, electrolytes are सब सॉल्यूशन जिसमें से आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट वो पास हो सकता है, हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ना। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रोलाइट आर द सॉल्यूशन from which the electric current can pass, from where the electric current can pass, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो सकता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हो सकता है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म के होते हैं ना, एक होते हैं वीक, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रॉन्गर वो होते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, इज हायर, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हायर। और वीक वो होते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है लोअर, जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो लोअर होते हैं, तो जिनका ज्यादा होता है वो आपके लाइक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर लाइक वो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं या साल्ट्स होते हैं, या साल्ट होते हैं, या एसिड होंगे या बेस होंगे या साल्ट होंगे। ठीक है ना, तो दे आर लाइक वो उस तरीके से होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाते हैं, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग लाइक वीकर सॉरी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये आप क्या DOD हायर मतलब DOD का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टूटने की सलाहियत, डिसोसिएट होने की एबिलिटी। ठीक है, तो वीक एसिड्स हो या वीक बेस हो, वो दोनों ही आपके किस में आ जाते हैं, वो दोनों ही आपके आ जाते हैं अपना क्या कहते हैं अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। दे बोथ आर लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कहने का यही है कि वो डिसोसिएट ज्यादा नहीं होते, इसलिए तो हम उनको वीक कहते हैं। ठीक है ना, वीक एसिड्स होते कौन से हैं? देयर आर मैनी सच एज कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे के सारे आपके वीक है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि डिस्पाइट द वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जरूरी नहीं है कि आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट या कंडक्शन जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रॉन्ग और वीक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा भी काफी फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, और मतलब वोल्टेज होता है, काफी सारी चीजें होती है, कहने का मकसद ये है। खैर हम लोग यहाँ पर जो मेजरली अभी बात करने जा रहे हैं ना, वो कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं कि लेट्स से कि अगर हमें किसी का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, कंसंट्रेशन नहीं, अगर किसी का कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, मैंने कल बताया था आप लोगों को, तो काइंडली टेल मी व्हाट वी नीड टू डू विद कंसंट्रेशन इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कम करनी पड़ेगी। कम होगी तो वो होगी ना कंडक्टिविटी ज्यादा। एग्जैक्टली, कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, वो तभी बढ़ेगी जब आपका जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही ज्यादा कम होगा। बिकॉज लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या हम आम जबान में कहेंगे पतला होगा, तो उसका लाइक है कि मूवमेंट ऑफ आयंस उसमें बहुत ज्यादा होगी, और आयंस की मूवमेंट जब ज्यादा होती है ना, तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो भी उसमें ज्यादा होगा, बिकॉज आयंस आर व्हाट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस के डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपकी मूवमेंट ऑफ आयंस इज रैपिड, movement of ions is rapid।
अब रैपिड मूवमेंट होती है आयंस की, तो हम लोग कहते हैं कि आयंस आर द करंट कैरिंग पार्टिकल। अगर आयंस जल्दी मूव कर रहे हैं तो उसमें जो करंट होगा तो वो भी तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, मतलब ज्यादा मूव करेगा, हैंस करंट आल्सो मूव्स फास्टर, हैंस करंट आल्सो मूव्स फास्टर। अब करंट जितना ज्यादा मूव करेगा उतने ही वो लाइक कंडक्टिविटी, मतलब कहने का टेस्ट ज्यादा हो। कंडक्टिविटी है क्या? इट इज द लाइक अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या फिर किसी सॉल्यूशन से पास हो, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं ना हम लोग, एबिलिटी को। तो जब करंट ज्यादा होगा तो मतलब कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है। तो ये कैसे हुई? जब हमने डाइल्यूट किया। और सिमिलरली जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो मॉलिक्यूल आपस में बहुत नजदीक होंगे। जब नजदीक होंगे तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, एंड व्हेन they cannot move more, जब वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे तो what will happen कि आपका मूवमेंट रिड्यूस्ड हो जाएगा आयंस का, एंड व्हेन द मूवमेंट इज रिड्यूस्ड इन आयंस तो आपका करंट भी स्लो मूव करेगा। तो एज अ होल वी से कि कंडक्टिविटी आपका लो हो जाएगा व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। खैर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो कल बातें हमने की थी। अब कुछ यूं है कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है उनकी बात करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे। These are the properties of solutions, properties of dilute solutions, which only depend upon the number of solute particles या molecules, not on the nature of solute particles. Like solute के पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उनके नंबर पे डिपेंड करती है। तो नंबर कितना ज्यादा है, they do not depend on the nature, they just depend on the number of solute particles. तो आज हम जो है इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और ये लाइक आपको क्या क्या बताती है, ठीक है? तो मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है? नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब वो देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, फिर वो ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स सी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो फिर जो है वो ज्यादा समझ में आएगा। अब उनमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द वेपर प्रेशर में रिलेटिव टेंडेंसी। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर या इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो है अपना क्या कहते हैं कि क्या चेंज आता है? वेपर प्रेशर में चेंज आता है इसकी वजह से। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? अभी जो पहली दो प्रॉपर्टीज है ना, इन पहली दो प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है एक साथ पढ़ेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। तो
इसको हम नाम देंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज समथिंग लाइक जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। हेंस हम लोग कहते हैं कि वेपर प्रेशर का एलिवेशन होता है। खैर क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे, और क्या होता है सारी चीज अभी क्लियर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है। सॉरी, अभी मैंने रिड्यूस कहा, रिड्यूस नहीं होता है, वो बढ़ता है। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का कम होना। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम होता है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता है। तो पहली और दो प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है एक साथ पढ़ेंगे। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी की जगह पर तुम लोग रिलेटिव डिक्रीज लिख लो तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका टेंडेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, टेंडेंसी यहाँ पर ऐसा ही शो करता है कि आपका वेपर प्रेशर वो डिक्रीज होता है। तो पहली दो प्रॉपर्टीज को हम साथ में पढ़ते हैं, पर इनको पढ़ने से पहले मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन प्रॉपर्टीज का कंडक्शन से क्या लेना देना है। तब रिलेशन कुछ यूं है, the more you deviate from the colligative properties, the more conduction will be there. I'm again repeating, the more you deviate from the colligative properties, there will be more and more conduction. और जितना ज्यादा आप डेविएट करेंगे इन प्रॉपर्टीज से उतना ही आपका कंडक्शन ज्यादा होगा। डेविएट का मतलब क्या है, दूर जाना। मतलब इन प्रॉपर्टीज से आप जितना दूर जाओगे, लाइक ये प्रॉपर्टीज जितनी लाइक वो ना नहीं होंगी उतना कंडक्शन आपका ज्यादा होगा, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा, एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो तुम लोगों को सारा क्लियर होगा कि किस तरीके से इनकी वजह से कंडक्शन कम होता है जब ये प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। तो टुडे वी लर्न कि किस तरह प्रॉपर्टीज ज्यादा होने से कंडक्शन डिक्रीज होता है। पर यहाँ पर तुम लोग ये चीज याद रखो कि जितना ज्यादा दूर भागोगे यहाँ से उतना ही कंडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, so the more we deviate from these properties, the more we deviate from these properties, the more will be conduction, the more will be conduction in या conductivity in solutions, the more will be conductivity in solution में उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। चलें देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और एक एक करके इन चीजों को क्लियर कराऊंगा कि किस तरीके से चीजें आपकी होती है। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट था एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहला था मतलब डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, उसकी वजह से एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक ही कर रहा हूँ, दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट तब बढ़ता है जब आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप कोई ऐसा इम्प्योरिटी डाल दो जो इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल हो, द इम्प्योरिटी विच इज नॉन वोलेटाइल, एक ऐसा इम्प्योरिटी आप डाल दो जो कि नॉन वोलेटाइल हो, किसी भी सॉल्यूशन में आप डाल दो, तो व्हाट विल हैपन, अगर आप इसमें ऐड कर दो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इसमें आप ऐड कर दो, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। लेकिन अगर आप इसमें वो डाल दोगे तो वो लाइक सॉल्यूशन में अगर किसी में मट्टी आ गई तो वो उठेगा नहीं ना ज्यादा, लाइक उसमें क्या है कि आपके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Hence, what will be happen if you add the non-volatile substance, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा,
क्योंकि अब उसमें एक चीज नहीं है, अब उसमें एक से ज्यादा चीजें आ गई हैं। लाइक पहले अगर आपने NaCl का सोल्यूशन देखा था तो वो एक ही चीज था ना, इसमें NaCl ही डला हुआ था। पर मान लो कि आपने NaCl के सोल्यूशन में रेत होता है ना, मट्टी, अगर आपने मट्टी उसमें डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, होगा कुछ यूं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मट्टी का अपना बॉइलिंग पॉइंट है, NaCl का अपना है। अगर दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो एज अ होल पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिस्टर्ब होकर राइज होगा। और ये राइज इसलिए हुआ क्योंकि उसमें वेपर प्रेशर जो है वो लो हो गया। और वेपर प्रेशर जब लो हो गया, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर आपका लो हो गया, लाइक वेपर्स जो है वो उस हिसाब से नहीं ऊपर जा सके ना। वेपर प्रेशर में क्या होता था कि हम लोग ने पढ़ा था ना, एक एवापोरेशन था और एक कंडेंसेशन था, शायद तुम लोगों को याद हो, सेकंड चैप्टर की बातें हैं। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि आपका वेपर प्रेशर वहां पर अटेन हो चुका है। एंड व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर, या बॉइलिंग वहां पर होती है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपनी जगह पर है ना, तो अगर वेपर प्रेशर जो है वो नॉर्मल अगर उसके पास जाता है तो फिर वो अपने पूरे टाइम पे जाता है। लेकिन अगर मान लो कि उसने वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ने, तो अब वेपर प्रेशर कम हो गया। अब होगा कुछ यूं कि इसको यहाँ पर जाने के लिए नॉर्मल से ज्यादा टाइम चाहिए, तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो मतलब क्या है कि बॉइलिंग तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा, एंड लिहाजा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो वी से कि आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका एलिवेट होगा ना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यही तो है, ये प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या नंबर ऑफ आपने बोलो। आपने क्या कहा कि अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे वो उस पर असर नहीं पड़ेगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे? पड़ेगा ना, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो अब कुछ यूं होगा ना कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है, आपको पता है कि वो तो चेंज नहीं है ना। आपका चेंज क्या है, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, अब वेपर प्रेशर यहाँ नीचे से ऊपर आता है, ऊपर आते आते जब इसके बराबर होता है ना तो आपका बॉइलिंग होता है। पर मान लो कि ये जब ये नीचे हो गया है, अब इसको ऊपर आने के लिए ये मजीद टेम्परेचर चाहिए, टाइम भी लगेगा, टेम्परेचर भी चाहिए, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। चलो अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। अब ग्राफ कुछ यूं है कि मान लो कि ये आपका एक है ग्राफ, जो हमने आपको पहले भी मैंने आपको बताया था। तो दिस इज अ ग्राफ, ये ग्राफ है इन दोनों के बीच में। मान लो कि ये आपका है टेम्परेचर और ये आपका क्या है, वेपर प्रेशर। एक आपका टेम्परेचर है, एक आपका वेपर प्रेशर है। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर कि ये मान लो कि ये यहाँ पर एक है अपना क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये 1 atm प्रेशर है आपका, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली आपका 0 से शुरू होता है और यहाँ पर जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका होता है वेपर प्रेशर जब पहुंचता है इसके बराबर होता है, तो दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये है नॉर्मल कंडीशन में, व्हेन देयर इज द प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूशन है आपका। ये आपको क्या है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूशन है, प्योर, ये आपका प्योर है। और मान लो कि अगर आपका सॉल्यूशन जो है उसमें अगर आपने नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दी तो अब होगा कुछ नहीं, तो थोड़ा सा कर देता हूं। अगर मान लो कि आपने कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाल दी तो होगा कुछ यूं कि ये जो है ये आगे चलकर ये इसका वेपर प्रेशर ऐसे होगा, ये ऐसे कुछ ऐसे जाएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर किसमें ज्यादा लग रहा है, टेम्परेचर इसमें ज्यादा लग रहा है, ये देखो ये यहाँ पर पहुंच रहा है,
यहाँ पर दिस इज द इम्प्योर, या मतलब जब आपने नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड किया, जब आपने नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो आपका कुछ भी इस तरीके से गया है। अब देखो ये टेम्परेचर, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, ये आपका नॉन वोलेटाइल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये देखो ये आगे है ना, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ा आपका, तो ये बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है जब आप नॉन वोलेटाइल टेम्परेचर जो है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो है वो उसमें डालते हो। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू, जो कि मैंने आपको ग्राफ की ज़बान में एक्सप्लेन किया है कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डालने से आपका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, कंडक्शन बढ़ानी है तो हम लोग क्या नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डालेंगे? नहीं ना, नहीं डालेंगे। तो मतलब इस प्रॉपर्टी से जितना ज्यादा डेविएट होंगे उतना ही ज्यादा उन लोगों का कंडक्शन होगा। लाइक द मोर यू डेविएट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, जितना ज्यादा डेविएट होगे मतलब आप नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ना डालो, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप डाल रहे हो। अगर आप ना डालो तो आपका क्या होगा कि सॉल्यूशन जो है वो अपने हिसाब से बॉईल होगा, और नॉन वोलेटाइल की वजह से जो यहाँ पर ये हो रहा था ऐसे कि ये आगे जा रहा था बॉइलिंग टेम्परेचर, ये अब आगे नहीं जाएगा, ये आपका जो है नॉर्मली जो होगा वही रहेगा। तो दिस इज द थिंग व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी